नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है तो उसकी सिर्फ एक सीढ़ी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। दोस्तों जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हमें दो फायदे होते हैं दोस्तों। एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा दोस्तों अच्छा खासा हमारा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है। तो इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। दोस्तों सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट में। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। दोस्तों आपको मजा जरूर आएगा। उससे पहले एक जरूरी सूचना दोस्तों थोड़ी सी जानिए। ये दोस्तों आपकी हिंदी का बैच 999 रुपए में, यूपी टेट का आपका बैच दोस्तों 999 रुपए में। स्टडी 91 में ये बैचेस स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो आप लीजिए इन बैचों को, उनका फायदा उठाइए। सुपर टेट का बैच भी आपका लॉन्च हो चुका है 1799 रुपए में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच दोस्तों आपका 1499 रुपए में। पीसीएस आपका आरओ का बैच दोस्तों मात्र 2499 रुपए में। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर आपका दोस्तों 999 रुपए में। इन बैचेस को लेने में अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है दोस्तों तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस हैं, ले लीजिए सारे बच्चे। आइए दोस्तों वीडियो को एक बार ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों, लाइक कर दें। आपका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा शेर और शेरनी बताते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और सी टेट और सुपर टेट में भी आने की संभावना है 101% दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो बाल्यावस्था तो होगा नहीं, पूर्व बाल्यावस्था नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था में से दो में से एक होगा दोस्तों। तो इसमें प्रौढ़ावस्था नहीं होगा। किशोरावस्था जिन बच्चों ने दिया बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों। किशोरावस्था होती है, स्टैनले हॉल ने आपने कहा कि किशोरावस्था बड़े ही तूफान और संघर्ष की अवस्था मानी जाती है दोस्तों। और किशोरावस्था में बालक के शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ दोस्तों, बॉडी चेंजेस के साथ साथ दोस्तों कई चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। कई चीजें आखिर जैसे कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कई जैसे सवाल उठते हैं उनके मन में। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ऐसे कई सवाल उनके मन में उठते रहते हैं दोस्तों। और उनके मन में कई, क्या करूं मैं, क्या ना करूं, कौन से रास्ते में मैं जाऊं कि जिससे कि मैं सही अपने मार्ग पे पहुंच सकूं। उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता, मैं डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं कि मैं एसआई बनूं, मैं क्या तैयारी करूं। इस समय इस अवस्था में दोस्तों जो किशोरावस्था होती है ये डिसीजन मेकिंग अवस्था होती है, इसमें निर्णय लेना पड़ता है बालक को। तो ये बड़ी ही दोस्तों आप कह सकते हैं कठिनाई वाली अवस्था होती है। तो इसमें बड़े प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों। तो इसमें यह होती है कि भाई क्या हम करें। और इसमें दोस्तों बालक अपने समूह या सक्रिय सदस्य भी बनाने लगता है, दोस्तों का गुट उट बनने लगता है इसमें। तो वो होता है दोस्तों इस अवस्था में, आपके किस अवस्था में? किशोरावस्था में दोस्तों, ठीक है। तो ये अवस्था होती है आपकी। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, अग्रणमुखी, सहानुभूतिपूर्वक या तटस्थ? क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए मेरे सारे बच्चों। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया। बच्चों आप मेरी क्लास में आए हैं
तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि आप कुछ ना कुछ मेरी क्लास में सीख के जाएं, कुछ याद करके जाएं दोस्तों। यही मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप अपना जो बहुमूल्य समय मुझे दे रहे हैं, तो इसमें मेरी पूरी कोशिश रहती है 101% कि आप कुछ सीख के जाएं। आप भूले ना, जो भी क्वेश्चन आपको मिले तो ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये बताइए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक तो होगी नहीं। दोस्तों देखिए, पहले दो क्वेश्चन या दो ऑप्शन कैसे काटे जाते हैं। सबसे पहले नकारात्मक तो होगा नहीं, तुरंत ये कोई आपका एक ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट है तटस्थ भी नहीं होगा, ये भी आपका एक ऑप्शन कट गया। अब बचा दो कोई ऑप्शन, अग्रणमुखी या सहानुभूतिपूर्ण। तो दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण तो कभी होगा ही नहीं कि बच्चों के साथ आप हमेशा सहानुभूतिपूर्ण करें, तो ऐसा होगा नहीं कि बालक सीख सकता है दोस्त, ये नहीं होगा। ये अग्रणमुखी होगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। ऐसे आप आंसर्स या ऑप्शन लगा सकते हैं जब आपको क्वेश्चन में डाउट लगे दोस्तों, तो ये होगा आपका अग्रणमुखी। यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए दोस्तों, अग्रणमुखी होती है। जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बालक की प्रथम इकाई सीखने की या अधिगम की प्रथम इकाई आपका या सामाजिक के अंतर्गत प्रथम इकाई कौन होती है? हमारा परिवार होता है दोस्तों। क्या होती है? हमारी फैमिली होती है दोस्तों। कौन होती है? हमारी फैमिली होती है, हमारा परिवार होता है। परिवार से ही हम सीखते हैं, जिसमें हमारे माता पिता होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? माता पिता होते हैं दोस्तों। फैमिली के अंतर्गत हमारे माता पिता, भाई बहन ये आते हैं। तो बालक सर्वप्रथम किससे सीखता है? किसका अनुकरण करता है? अपनी माता का अनुकरण करता है, अपने पिता का अनुकरण करता है। जिस प्रकार से बालक देखेगा आपके परिवार का वातावरण, उसी प्रकार से बालक लैंग्वेज सीखेगा, भाषा सीखेगा, व्यवहार सीखेगा, कल्चर सीखेगा। तो दोस्तों एक बालक के अधिगम में यानी सीखने में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए हमेशा बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी माना जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम माता पिता का ही आचरण, सिद्धांत, भाषा का प्रभाव किस पे पड़ता है? आपके बालक पे पड़ता है दोस्तों। तो इसका अग्रोन्मुखी होगा दोस्तों, ये चीज है। नेक्स्ट है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है या अंतः क्रिया का सिद्धांत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये आपके सी टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है दोस्तों, और सुपर टेट में भी आने की संभावना है 101% दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर आपने डेवलपमेंट के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है दोस्तों, तो आप जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने विकास के सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। जल्दी से आंसर दें। सभी बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेयर का गलत नहीं होना चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? गलत नहीं होना चाहिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यानी मैंने आपको बताया था, आपने अगर मेरी क्लास ली है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि डेवलपमेंट यानी कि विकास दोस्तों, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास हमारा क्या चलता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। यानी मैंने आपको बताया था वॉर्म टू टॉम दोस्तों, वॉर्म टू टॉम, यानी कि जन्म से लेकर, यानी इसको कहा गया गर्भ से लेकर कब्र तक, गर्भ से कब्र तक दोस्तों। जो आपका विकास होता है वो कहाँ होता है? गर्भ से स्टार्ट हो जाता है कब्र तक। और आप सभी ने दोस्तों अभिमन्यु की कहानी जो जरूर सुनी होगी दोस्तों। तो इसमें आपका जो विकास का सिद्धांत है, उसमें दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत इज द राइट आंसर होगा। क्योंकि जो विकास होता है वो हमारा निरंतर चलता रहता है दोस्तों। उसकी जो विकास की गति होती है कभी धीमी कभी तीव्र हो सकती है, परंतु चलता निरंतर है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि विकास कभी हमारा रुक जाता है, कभी नहीं होता। विकास हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, या आप कह सकते हैं गर्भ से कब्र तक, वॉर्म टू टॉम दोस्तों। तो निरंतरता का सिद्धांत इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर दिया सभी ने, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो दोस्तों।
या आपके सीटेट का एग्जाम हो। कई बार ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जल्दी से बताएं क्या होगा, एडवर्ड थर्नडाइक ने, जॉन वी वाटसन ने, इवान प्रोटिस पावलोव ने, या मैक्स वर्दीमर ने। दोस्तों वर्दीमर होगा यहाँ पे, मैक्स वर्दीमर ने। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर या शेरनी का। क्या होगा दोस्तों, अधिगम के नियम तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो शेयर करें दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। अधिगम के नियम तहत तत्परता का नियम के प्रतिपादन दिए थे दोस्तों आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक। वाटसन ने, पॉटिस ने, मैक्सवर्दी ने, थॉर्नडाइक ने दिया। दोस्तों आपके जो थॉर्नडाइक चाचा थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थॉर्नडाइक चाचा से भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे ये सी टेट का एग्जाम है दोस्तों, सब में पूछा जाए। तो आपके थॉर्नडाइक चाचा ने 2 नियम बताए, अधिगम के 2 नियम बताए थे। कौन कौन सा नियम था, पहला नियम था मुख्य नियम था। क्या था, पहला मुख्य नियम था दोस्तों, मुख्य नियम। और दूसरा था दोस्तों गौड़ नियम। दूसरा कौन सा था, गौड़ नियम था दोस्तों। कौन सा था, गौड़ नियम दोस्तों। तो मुख्य नियम के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने मुख्य नियम बताए कितने, 3। कितने मुख्य नियम बताए, 3। और गौड़ नियम कितने बताए इन्होंने, 5 बताए दोस्तों। तो जो मुख्य नियम इन्होंने बताए थे आपके थॉर्नडाइक चाचा ने, वो कौन कौन से मुख्य नियम 3 थे, आइए जानते हैं दोस्तों। वो पहला मुख्य नियम था आपका अभ्यास का नियम। किसका था, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम किसका था, अभ्यास का नियम था दोस्तों। और दूसरा आपके थॉर्नडाइक चाचा ने बताया था, थॉर्नडाइक चाचा ने दूसरा आपका नियम बताया था दोस्तों। दूसरा नियम था आपका प्रभाव का नियम। किसका था, प्रभाव का नियम था दोस्तों। किसका था, प्रभाव का नियम था। और तीसरा आपका था दोस्तों तत्परता का नियम। तीसरा किसका था, तत्परता का नियम था। तीसरा था आपका तत्परता का नियम। तो ये 3 नियम आपके थॉर्नडाइक चाचा ने बताए थे दोस्तों, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अब 5 नियम जो गौड़ नियम है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों। क्या है, ये होमवर्क है। तुरंत कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करें, अगर आपको मालूम है तुरंत आप बताएं कि क्या थे ये 5 नियम। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। तो ये अधिगम के नियम, तत्परता का नियम किसने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक चाचा ने आपके दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों आपकी अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेड कॉम्बो आपका 350 रुपीज में, पेड बुक आपकी दोस्तों 300 रुपीज में, आर की बुक दोस्तों आपकी 175 में, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 रुपीज में दोस्तों, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। और आप सभी, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी इन पुस्तकों को मंगाने में दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है दोस्तों। कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपागम, व्याख्यान विधि या प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों। हर बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपके टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है और सी टेट में भी दोस्तों। तो आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, क्या बात है। बोलो दोस्तों, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं मेरे सारे बच्चे। दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर यानी मेरे छोटे बच्चों की बात हो रही है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, उपयुक्त नहीं है। समस्या समाधान विधि बिल्कुल उपयुक्त है दोस्तों, गतिविधि उपागम बिल्कुल उपयुक्त है, प्रोजेक्ट विधि बिल्कुल उपयुक्त है दोस्तों, पर व्याख्यान विधि नहीं है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन मेथड जो है, जो एक्सप्लेनेशन विधि होती है दोस्तों, वो क्या होती है, बड़े
छात्र कक्षा के छात्रों के लिए होते हैं कि हमने कोई भी टॉपिक आए हम अच्छा एक्सप्लेन करना प्रारंभ कर दिया, हम लेक्चर दे रहे हैं आपको, भाषण स्पीच दे रहे हैं, अच्छे से हमने समझाया आप तो वो समझ जाएंगे आप। पर दोस्तों बालक को, जो बालक होता है, हमारे छोटे बालक होते हैं, उनके लिए समस्या विधि, खेल विधि, आपकी खेल विधि के माध्यम से बालक बहुत ही अच्छे ढंग से सीखता है दोस्तों। खेल विधि हो गई, और आपका क्या हो गया दोस्तों, समस्या समाधान विधि, ये तो दी गई है दोस्तों। समस्या समाधान में मॉन्टेसरी विधि दोस्तों, मॉन्टेसरी विधि दोस्तों, परिविधि। तो ये सारी विधियां जो होती हैं दोस्तों, ये सारी विधि क्या है, ये छोटे बच्चों के लिए होती है दोस्तों। ये छोटे बच्चों के लिए होती है जिससे कि बच्चे सीखते हैं, बहुत ही जल्दी दोस्तों सीखते हैं। स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये सब होता है दोस्तों। जब बालक स्वयं करके सीखता है तो जल्दी सीखता है, और उसके लिए ये सारी विधि, समस्या समाधान विधि, गतिविधि, उपागम, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये सारी विधियां दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है। पर व्याख्यान विधि बड़े कक्षा के बालकों के लिए होती है, तो ये व्याख्यान विधि नहीं होगी, बाकी विधि होंगी दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रत्नेश सर क्या क्वेश्चन लाए हैं मेरे किसी भी शेयर का, ये तो गलत नहीं होगा। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे, छात्र केंद्रित शिक्षा पे, पाठचर्या केंद्रित शिक्षा पर, या विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शेयर का। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान किस पे बल देता है दोस्तों अधिक? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे नहीं, पाठचर्या केंद्रित शिक्षा पे नहीं, विद्यालय नहीं, छात्र केंद्रित शिक्षा। दोस्तों सारी जो आपका बाल मनोविज्ञान है, नाम से ही आपको पता चल रहा है बाल मनोविज्ञान, यानी बालक के मन का विज्ञान दोस्तों। यानी ये क्या है, ये छात्र केंद्रित है दोस्तों। क्या है, सारी चीजें छात्र पे से ही संबंधित है, सारी चीजें छात्र से संबंधित है कि छात्र को किस प्रकार से सरल विधि से सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए उसे, उसके किस प्रकार से दोस्तों खेल विधि के माध्यम से उसे सिखाया जाए, किस विधि के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाए उसे। बालक को किस प्रकार से उसका पाठ्यक्रम दोस्तों क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए उसका पाठ्यक्रम। स्वयं करके सीखे बालक, कैसे सीखे दोस्तों, स्वयं करके सीखे बालक, स्वयं करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों। तो स्वयं करके सीखे, ये सब दोस्तों इस माध्यम से बालक को सिखाना है आपको। तो जो बाल मनोविज्ञान है दोस्तों, वो सारी चीजें किस पे केंद्रित होती है, बालक पे केंद्रित होती है कि किस प्रकार से उसको सिखाया जाए, किस प्रकार से उसको, यानी कि बालक को हमें पढ़ाना है, किस प्रकार से हमें अपनी शिक्षण विधि को प्रभावकारी बनाना है जिससे बालक को हर चीजें सरलता पूर्वक समझ में आ जाए। तो सारी बातें किससे संबंधित होती है, बालक से संबंधित होती है, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा पर दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? हठी, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना, या वीर पूजा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? जल्दी से आंसर दे। उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करते रहें। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण जो होता है दोस्तों, वीर पूजा नहीं होगा दोस्तों, सामाजिक संकल्पना नहीं, समय का हठी होता है इसमें बालक। क्या होता है दोस्तों, हठी होता है इसमें। क्या बालक होता है, हठी होता है दोस्तों। तो आपका ए इज द राइट आंसर, हठी होता है बालक। क्या होता है, हठी होता है, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? रचनात्मक आकलन से कौन संबंधित है? वार्षिक परीक्षा, प्रश्नोत्तर व खेल विधि, सत्र परीक्षा, या इनमें से सभी दोस्तों? रचनात्मक आकलन से पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आपके टेट और सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों? रचनात्मक आकलन से संबंधित है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। बहुत बढ़िया, रचनात्मक आकलन संबंधित है दोस्तों। आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं होगा,
आपका सत्र परीक्षा नहीं, उनमें सभी प्रश्नोत्तर व खेल विधि दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया। पूछ रहा है रचनात्मक आकलन की दोस्तों, तो रचनात्मक आकलन किसमें, जब हम प्रश्न पूछेंगे आपसे खेल विधि के माध्यम से करेंगे तो वो रचनात्मक आकलन होता है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ये आपके वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महा बचत ऑफर है आप सभी का, मात्र 1299 रुपए में दोस्तों। कितने में, मात्र 1299 रुपए में ये आपको वीडियो का बैच मिल रहा है। जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा बैच है, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या इनमें से सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और सी टेट में भी पूछा जा सकता है और सुपर टेट में भी दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बात है दोस्तों, कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या होंगे, शिक्षार्थी होगा, बिल्कुल दोस्तों, शिक्षार्थी की बात तो की जाती है आपके शिक्षा मनोविज्ञान में। सीखने की प्रक्रिया पे भी बात की जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। अध्यापक के बारे में भी बात की, टीचर्स के बारे में भी बात की जाती है, तो सभी होगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी दिया बिल्कुल सही दिया। आप जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, इन तीनों की बातें की जाती हैं दोस्तों, तो डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और सी टेट में भी पूछा जा सकता है, और सुपर टेट में भी दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। मन का अध्ययन होगा, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन, क्या होता है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का मेरे गलत नहीं होना चाहिए, क्या होगा। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सभी, क्या बात है दोस्तों। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया, क्या होगा आंसर, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बिल्कुल दोस्तों। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया, मनोविज्ञान, नाम से ही दोस्तों आपको पता चल रहा होगा, मन का विज्ञान, अर्थात दोस्तों मन का अध्ययन नहीं होगा, चेतना का अध्ययन नहीं, आत्मा का अध्ययन दोस्तों, क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर लिखिए दोस्तों, किसका, आत्मा का अध्ययन, किसका, आत्मा का अध्ययन दोस्तों, किसका, आपका आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन दोस्तों, किसका, आत्मा का अध्ययन, यानी शिक्षा सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन वाले विषय रूप में परिभाषित किया, कि आत्मा का अध्ययन दोस्तों, किसके में, आत्मा का अध्ययन किया जाता है आपके शिक्षा मनोविज्ञान में। सर्वप्रथम यही माना गया दोस्तों कि ये क्या है, ये आत्मा का अध्ययन है दोस्तों, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है, नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है, कौन सा, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना व्यक्तित्व के सार्वग्रिक विकास में सहायक है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर टेट में भी पूछ सकता है और सी टेट में भी।
जल्दी से आंसर दे, देखते हैं कौन सा शेर फास्ट आंसर दे। सारे बच्चे जल्दी से फास्ट दे आंसर, और वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों, लाइक करते रहें सारे बच्चे। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों वीडियो, सारे बच्चे जल्दी से। क्या बात है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है दोस्तों, नहीं है कि बात हो रही है, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आप दे रहे हैं, वेरी गुड। नहीं है बात कर रहा है दोस्तों, सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है, तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, गलत है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल सहायक होता है, ये भी नहीं होगा। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल दोस्तों सीखना एक सार्वभौमिक। सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये नहीं है दोस्तों। सीखने से संबंधित तथ्य ये नहीं है कि केवल हम क्या विद्यालय से ही सीखते हैं, नहीं, हम अपने समाज से सीखते हैं, हम अपने परिवार से सीखते हैं, हम अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया, हम हर जगह से सीखते रहते हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सीखना सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है दोस्तों, यही मैंने आपको बताया, अधिगम हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। जैसे दोस्तों क्या होता था, पहले हम जैसी भाषा बोलते थे, क्या अब भी हम ऐसी भाषा बोलते हैं? जैसे जैसे हम बड़े हुए दोस्तों, हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि हुई, तो हम अपनी भाषा में सुधार हुआ, हमारे व्यवहार में सुधार हुआ, हमारे हर चीज में सुधार हुआ दोस्तों। तो हमें पता चला कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें किस प्रकार से एक अधिकारी से बात करनी चाहिए, किस प्रकार से एक टीचर से बात करनी चाहिए, किस प्रकार से अपनी माता से बात करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने पिता से बात करना चाहिए। तो ये ज्ञान हमें जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने सीखा, हमने जाना। नहीं तो बचपन में क्या होता था, अगर कोई हमें नहला रहा है, हमें नैतिकता का ज्ञान था नहीं, बचपन में हम नहा रहा है जड़ देते थे, लो काहे नहला रहे हो हमें यार, इतनी ठंडी में क्यों नहला रहे हो, ठंडे ठंडे में। तो हमें नैतिकता का ज्ञान नहीं रहता, हम अपने पिताजी को भी जड़ देते थे, माता जी को जड़ देते। आप में से भी कुछ लोग जड़ देते होंगे ना, एक आध दो हाथ नहलाते समय बचपन में। अब भी क्या जड़ते हैं आप लोग? अभी भी नहीं, अब कोई नहीं करता दोस्तों ऐसा, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया है, अब हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि हमें ज्ञान हो चुका है। तो ये चीज है दोस्तों। तो ये सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये गलत है, बाकी चीजें सही है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी को, कॉल्डवेल, कुक को, फ्रोबेल को, सुकरात को। किसको दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि का जनक कहा माना जाता है? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सारे बच्चों का। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता था? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। मॉन्टेसरी को नहीं, कॉल्डवेल, कुक को नहीं, फ्रोबेल को नहीं दोस्तों, सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है दोस्तों। क्या? सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। और प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सुकरात विधि भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। और प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे? यही थे आपके, क्या थे? सुकरात थे दोस्तों। और कॉल्डवेल, कुक को दोस्तों खेल विधि का जनक माना जाता है। किसका? खेल विधि का जनक माना जाता है कुक को दोस्तों। किसको? कुक को खेल विधि का जनक माना जाता है आपका। और आप सभी कमेंट करके बताएं कि आगमन और निगमन विधि के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? आगमन और निगमन विधि के जनक किसे माना जाता था? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें। आगमन और निगमन विधि का जनक किसे माना जाता था दोस्तों? जल्दी से कमेंट करें, सारे बच्चे आंसर दें।
बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आगमन और निगमन विधि के जनक किसे माना जाता था? अ से आगमन, अ से अरस्तु दोस्तों। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी शिक्षण विधि वाली तो आप सभी बच्चों को याद होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया है दोस्तों। आप सभी शिक्षण विधि वाला आप लोग देख लीजिएगा कि आगमन विधि के जनक, उसमें मैं सारी विधियां, आगमन विधि, निगमन विधि, मांटेश्वरी विधि, फ्रोबेल विधि, सारी विधि, ये सॉरी मांटेश्वर विधि, खेल विधि, ये सारी विधि, आगमन निगमन विधि, सारी विधि के बारे में मैंने पढ़ाया है दोस्तों। तो आगमन विधि के जनक किसे माना जाता था? आपके अरस्तु को माना जाता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच दोस्तों, मात्र 999 रुपए में दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा आपका इंडिविजुअल बैच है हिंदी का। अगर दोस्तों आपके किसी भी सिलेबस में, अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर हिंदी है दोस्तों, तो एक बार आप नितिन सर की क्लास करिए दोस्तों। कोई भी टॉपिक, जैसे आपका समास हो गया, अलंकार हो गया, और आपका दोस्तों छंद हो गया, कोई भी टॉपिक, आपको संधि हो गई, लगता है कि ये टफ टॉपिक है, तो एक बार आप यूट्यूब पे सर की क्लास पढ़ी हुई है, एक बार आप करके देखिए दोस्तों। पढ़ के देखिए तो आपको लगेगा सर ने बहुत ही आसान ट्रिक से और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, तब आप इनकी इंडिविजुअल क्लास लीजिए दोस्तों। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण सूत्र नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा। शिक्षण सूत्र नहीं है, टीचिंग मेथड फार्मूला नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर दोस्तों, कौन सा नहीं है? जल्दी से हमको आंसर बताना है, सारे बच्चे बताएं। बहुत बढ़िया, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। निम्न से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? अज्ञात से ज्ञात की ओर दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बी नहीं होगा दोस्तों, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर है, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, पूर्ण से अंश की ओर है दोस्तों, पर अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है। बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर दिया सारे बच्चों ने। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। टेट और सुपर टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है ये, टेट और सुपर टेट में, सी टेट में भी आ सकता है। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, या इनमें से सभी दोस्तों? क्या होगा? वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है दोस्तों। जैसे देखिए, दो ऑप्शन आपको कैसे काटने हैं। आपको तत्परता का नियम आपने जानते हैं, थार्नडाइक चाचा ने दिया था आपके, तत्परता का नियम दोस्तों, ये हो गया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका एकता का नियम, भी नहीं होगा दोस्तों। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत होगा दोस्तों आपका। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत होता है दोस्तों। ठीक है, तो वृद्धि, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वृद्धि क्या होती है? वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास क्या होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि दोस्तों हम नाप सकते हैं, उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे वृद्धि हुए किसी भी बालक में लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं? हम नाप सकते हैं। और गुणात्मक, वो विकास क्या होता है? वो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों, आंतरिक और बौद्धिक दोनों होता है दोस्तों। जैसे किसी भी बालक में हम जानते हैं मेच्योरिटी आ रही है, उसके भाषा का विकास हो रहा है दोस्तों, तो ये क्या होता है? आंतरिक और बाह्यिक दोनों होती है दोस्तों। तो विकास, डेवलपमेंट दोस्तों, तो ये है वृद्धि और विकास। तो इसमें क्या होगा? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, सी इज द राइट आंसर। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है दोस्तों? जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, या 15 से 18 वर्ष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है।
क्या बात है, क्या बात है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक समय का काल क्या है दोस्तों? तो आपको मालूम है जीन पियाजे चाचा ने अपनी 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी दोस्तों? 4 अवस्थाएं बताए थे। संवेदी गामक अवस्था, पहली कौन सी अवस्था थी? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था दोस्तों, यानी कि संवेदी गामक अवस्था दोस्तों। तो इसकी उम्र इन्होंने बताई कितनी? जन्म से 2 वर्ष। कितनी बताई दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष। कितनी बताई? जन्म से 2 वर्ष बताई। और दूसरी अवस्था इन्होंने बताई दोस्तों, दूसरी अवस्था थी इनकी सॉरी दोस्तों, दूसरी अवस्था इनकी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने बताया 2 वर्ष से 7 वर्ष। 2 वर्ष से 7 वर्ष दोस्तों। उसके बाद इनकी आई दोस्तों क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने बताया 7 वर्ष से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष दोस्तों। उसके बाद आई इनकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था भी इसे कहा जाता है दोस्तों, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है इसे, या औपचारिक अवस्था भी इसे कहा जाता है। तो ये अवस्था आई कितना? 12 से 18 वर्ष माना गया। 12 से 18 वर्ष, 12 से 18, 19 भी इनसे माना जा सकता है दोस्तों, कुछ जगह इनको 18, 19 भी माना गया। तो अमूर्त यानी कि औपचारिक अवस्था। तो आपसे पूछा क्या है दोस्तों? पूछा जा रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपको बताया ना 7 से 12 वर्ष, तो वही दोस्तों 7 से 11 वर्ष। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। नेक्स्ट दोस्तों, आपके यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट कंप्लीट कोर्स दोस्तों नया बैच प्रारंभ हो गया है। मात्र 999 रुपए में दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोग, बहुत ही अच्छा आपका ये है दोस्तों, यूजीसी नेट का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला है आप लोगों को। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का रूप में मुख्य है सामाजिक चेतना का यथेष्टा विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं दोस्तों आप, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। टेट और सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। सामाजिक विकास के रूप में मुख्य रूप से क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है दोस्तों बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलर, थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव। गलत नहीं होना चाहिए। क्या आंसर लाए हैं रत्नेश सर, बहुत ही अच्छा, क्या क्वेश्चन लाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। टेट और सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर बताएं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? गलत नहीं होना चाहिए सारे बच्चे, प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कोहलर, थार्नडाइक, स्किनर या पावलोव। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आपको अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक, बहुत अच्छा आंसर दिया मेरे बच्चों ने, बहुत अच्छा। कोहलर को माना जाता था दोस्तों, किसको? कोहलर ने। आप सभी जानते हैं कि कोहलर ने अंतर्दृष्टि एवं सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था दोस्तों, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और गेस्टाल्टवाद में दोस्तों, गेस्टाल्टवाद में इन 3 महारथियों का बहुत ही योगदान था। एक थे आपके वर्दीमर, दूसरे थे आपके कोफका, तीसरे थे आपके कोहलर महोदय।
तीसरे कौन थे दोस्तों? कोहलर थे। तो इन तीन महोदय ने, वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने आपके गेस्टाल्टवाद का भी दोस्तों योगदान दिया था। गेस्टाल्टवाद का भी इनको माना जाता है। और आपके जो कोहलर महोदय थे दोस्तों, कोहलर जी ने प्रयोग किया था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आप सभी को मालूम होगा प्रयोग किया था दोस्तों इन्होंने। प्रयोग किस पे किया था? वनमानुष पे प्रयोग किया था दोस्तों। वनमानुष पे प्रयोग किया था। वनमानुष यानी चिंपैंजी पे प्रयोग किया था इन्होंने। और उस वनमानुष का क्या नाम था? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या था? सुल्तान नाम था। क्या था दोस्तों? सुल्तान नाम था। वनमानुष पे प्रयोग किया था, उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था दोस्तों। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक या उद्दीपन। प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है दोस्तों? जल्दी से बताएं। आदत होगा, चालक होगा, प्रेरक होगा, उद्दीपन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा नहीं होगा? प्रेरणा का स्रोत नहीं है। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है दोस्तों? गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। कौन सा नहीं है दोस्तों पूछ रहा है? प्रेरणा यानी मोटिवेशन दोस्तों, मोटिवेशन का पूछ रहा है आपका कि अभिप्रेरणा का निम्न से कौन सा स्रोत नहीं है दोस्तों? तो आपका चालक ये तो होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए। आदत नहीं है दोस्तों, आदत नहीं होती। जो प्रेरणा, जो अभिप्रेरणा होती है दोस्तों, मोटिवेशन होती है जब आपके सामने समस्या आती है या कोई आपने दृढ़ निश्चय लिया है कि नहीं मुझे इसको करना है, तब आप मोटिवेट होते हैं दोस्तों। और जैसे ही आपकी समस्या का समाधान होता है, जैसे वैसे ही आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, प्रेरणा आपकी क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो वो आदत नहीं कर सकते उसको। जैसे दोस्तों आपकी अभी मोटिवेशन क्या है आपका? कि मुझे नौकरी पानी है। क्या पानी है? आपको नौकरी पानी है। किसी तरह आप मेहनत करेंगे, नहीं मुझे पढ़ना है, लिखना है, यार मुझे सरकारी नौकरी पानी। तो ये क्या, फिर आपको तो मोटिवेट किया जाएगा, अरे नहीं बेटा तुम पढ़ो रात दिन, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, नहीं बेटा आप कर सकते हैं, आप जीनियस हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिए, आप हर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको मोटिवेट करते हैं। पर जैसे ही आप सरकारी नौकरी पाएंगे तो आपकी प्रेरणा क्या होगी? कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ये आदत नहीं बन सकती, कि आदत नहीं हो सकता दोस्तों। तो ए नहीं होगा, नहीं है पूछ रहा है तो ए नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, समान हिंदी, भारतीय राज्यव्यवस्था, इंडियन ज्योग्राफी, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रामबाण है। नेक्स्ट है बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता दोस्तों। गणित सीखने संबंधी अक्षमता क्या होगा? अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम अक्षमता दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। टेट और सी टेट और सुपर टेट हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शेर का। अक्षमता क्या होगा दोस्तों? वीडियो को ज्यादा शेयर करें एक बार और मजा आ जाए। सारे बच्चे एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें तो और मजा आ जाए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता क्या होगा? तो अग्रेफिया नहीं होगा, डिस्ग्राफिया नहीं होगा, डिसकैल्कुलिया दोस्तों। मैंने आपको बताया अधिगम अक्षमता विकार वाला को आप वीडियो देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे ट्रिक बताए हैं। यानी कि डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का प्रयोग हम किस में करते हैं दोस्तों? गणित संबंधी सीखना, यानी जोड़ने, घटाने, भाग करने में, सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? कैलकुलेटर का। तो ये वही है दोस्तों, डिसकैल्कुलिया यानी गणितीय संबंधी विकार दोस्तों। गणितीय संबंधी विकार जिसमें कि बालक जोड़ना, घटाना, उसमें क्या उसको दिक्कत होती है दोस्तों, गणितीय संबंधी विकार दोस्तों। ठीक है, संबंधी विकार। तो ये क्या है? डिसकैल्कुलिया दोस्तों होता है। क्या होता है? डिसकैल्कुलिया। डिसग्राफिया लिखने संबंधी विकार दोस्तों। लिखने में उसको यानी ग्राफ बनाना, जैसे ग्राफ बनाना है वो है, तो दोस्तों क्या लिखना, लिखने संबंधी विकार, उसमें लिखने में दिक्कत होती है तो उसे क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। डिसलेक्सिया दोस्तों, डिसलेक्सिया यानी कि उसको
पढ़ने से संबंधित विकार। वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो आपके राह को, ये वो लक्ष्य को क्या पढ़ रहा है, लुक्स पढ़ रहा है दोस्तों। क्या पढ़ रहा है, लुक्स पढ़ रहा है दोस्तों, लक्ष्य को। राह को क्या पढ़ रहा है, राह को वार पढ़ रहा है दोस्तों। राह को क्या पढ़ रहा है, वार पढ़ रहा है। तो ये क्या है, डिसलेक्सिया यानी देखने से संबंधित अधिगम विकार दोस्तों। तो ये विकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। डिसकैलकुलिया पूछ सकता है, डिसलेक्सिया पूछ सकता है, डिसग्राफिया पूछ सकता है। ये सारे विकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। क्या है समावेशी शिक्षा का अभिप्राय, केवल विकलांग बालकों का सामान्य शिक्षा, जाति धर्म वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों का सामान्य शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विशेष शिक्षा, या असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा। क्या होगा दोस्तों समावेशी शिक्षा का अभिप्राय। जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समावेशी शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। आपके यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। मेरे किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या है समावेशी शिक्षा, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर बताएं। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वाह क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों बहुत बढ़िया। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है केवल विकलांग बालकों को समान शिक्षा नहीं होगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विशेषता नहीं होगा, असमान बालकों के रोजगार शिक्षा नहीं होगा दोस्तों, जाति धर्म वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों के लिए सामान्य शिक्षा दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा दोस्तों चाहे किसी भी प्रकार के बालक हो, हर प्रकार से सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, विकलांग बालक हो दोस्तों, या किसी भी प्रकार का बालक हो, उसको एक छत के नीचे सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना ही क्या है, समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। उसमें किसी का भी जाति धर्म वर्ग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो वही शिक्षा क्या है, सामान्य शिक्षा, वही शिक्षा क्या कहलाती है, आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका, तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी आपकी। अगर आपको दोस्तों आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप सभी एक बार लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।